friends, so today we are going to deal with a poem written by Toru Dutt which is titled as Our Casuarina Tree. तो ये जो पोम है वो लिखा गया है तोरू दत्त के द्वारा और इस पोएम में एक कैजुरीना ट्री के बारे में पोएट हमें बताती हैं और ये पोएम पब्लिश हुआ है 1881 में और इस पोएम में टोटल 55 लाइंस है जो कि 5 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और हर स्टैंजाज में 11 लाइंस हैं और इस पोएम की राइम स्कीम है ABBA CDD CEEE और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इस पोएम में तोरू दत्त हमें अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में बताती है जो कि जुड़ा हुआ है इस ट्री से, हमारे कैजुरीना ट्री से जुड़ा हुआ है उनका चाइल्डहुड मेमोरी जो कि उनके बचपन के घर में उनके कोर्टयार्ड में था। इसके बारे में हमें तोरू दत्त इस पोएम में बताने वाली है। तो इस पोएम की शुरुआत होती है और तोरू दत्त हमें इस कैजुरीना ट्री के डिस्क्रिप्शन देती है, हमें ये बताती है कि जो कैजुरीना ट्री है वो बहुत बड़ा है और इस कैजुरीना ट्री को एक क्रीपर मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स हम देखते हैं जो कि किसी के सहारे ग्रो करता है, लाइक वो दीवार के सहारे ग्रो करे या फिर किसी पेड़ के सहारे ग्रो करे। हमारे घर में भी हम वैसे प्लांट्स को रखते हैं जिन्हें हम स्टिक्स देते हैं ताकि वो ग्रो कर पाएँ। तो ये जो क्रीपर है इसी तरह के प्लांट को बताया गया है जो कि कैजुरीना ट्री के ट्रंक का, तने का सहारा लेता है और वो उसमें राउंड एंड राउंड बहुत ज़ोर से टाइटली ग्रिप करके वो राउंड एंड राउंड उस पर ग्रो कर रहा है खुद को। अगर वो बताती है कि अगर ये क्रीपर, ये जो इतने कस के पकड़े हुए है कैजुरीना ट्री को, अगर ये किसी और ट्री को इतने कस के पकड़े होता तो वो ट्री तो कब का मर चुका होता। और वो इस ट्री को, वो क्रीपर इस ट्री को कैसे पकड़े हुए है, जैसे कि एक पाइथन, एक अजगर अपने प्रे को, अपने शिकार को अपने बॉडी के अंदर किस तरह से जकड़ता है। हम लोगों ने डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा कि पाइथन कैसे शिकार करता है, वो किस तरह से अपने बॉडी के अंदर एकदम स्ट्रांगली ग्रिप करता है अपने शिकार को जब तक वो दम ना तोड़ दे। उसी तरह से ये क्रीपर भी बहुत स्ट्रांगली जकड़ के रखे हुए है इस पेड़ को और वो पेड़ का जो ट्रंक है वो कैसा है, रग्ड है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है। अब वो बताती है, अब ये जो कैजुरीना ट्री है उसका जो क्रीपर जो उस पर उसे जकड़े हुए है उस पर एक रेड क्रिम्सन फ्लावर्स आते, रेड कलर के, जो कि मानो ऐसा लगता है जैसे कि कैजुरीना ट्री ने एक स्कार्फ वियर किया हो, एक स्कार्फ पहना हो और उन फ्लावर्स की वजह से पूरे दिन भर उस पेड़ पर बर्ड्स और बीज वहाँ पे आकर जमा होती है और जिसके वजह से पूरा दिन भर उस गार्डन में चहल पहल रहता है। और यहाँ तक कि रात के समय में भी ऐसा लगता है जैसे मानो कि गार्डन जो है वो बहुत ही मीठी आवाज़ के साथ भरा हुआ है। जो नाइटिंगेल है वो एक बहुत स्वीट म्यूज़िक वहाँ पे गा रही है और रात के समय में सारे इंसान सोए हुए रहते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स सोए हुए रहते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक मानो चलता ही रहता है और वो म्यूज़िक तब तक चलता है जब तक कि भोर ना हो जाए, जब तक कि सवेरा ना हो जाए, तब तक वो म्यूज़िक रात से लेकर भोर तक चलता ही रहता है। अब पोएट ये बताती है कि दिन के समय में जब पोएट इस अपने विंडोज़ को ओपन करती है, खोलती है, तो उन्हें कैजुरीना ट्री पे नज़र जाता है जो कि उन्हें बहुत ही डिलाइटेड फील करवाता है। और अधिकतर विंटर के समय में और भी कुछ सीजन्स में वो क्या देखती है कि उस पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पे ग्रे कलर का बबून बैठा रहता है जो कि एक मंकी का ही प्रजाति है, वो बैठा हुआ रहता है अपने बच्चों के साथ और ऐसा लगता है मानो कि वो वहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए बैठा हो और उस मंकी के जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेड़ की निचली टहनियों पर खेल कूद कर रहे होते हैं, इधर उधर उछल रहे होते हैं, ऐसा वो पोएट बताती हैं। अब पोएट ये भी बताती है कि जो कोकिलाज होती है वो अपनी
सुरीली आवाज़ के साथ मीठी सॉन्ग्स वो स्वीट म्यूज़िक गाती है, और जिसके वजह से पूरा जो गार्डन है वो प्लीजेंटली एकदम बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, पीसफुल फ़ील होता है। और जो काउज़ है वो चहलकदमी करते हुए अपनी चरगाहों की तरफ बढ़ती है, और वो पेड़ इतना बड़ा है कि जब उसकी परछाई एक वाटर टैंक पे पड़ती है, एक तालाब पर पड़ती है, और एक वाटर टैंक पे वहाँ पे पड़ती है, और उस तालाब में बहुत सारे वाटर लिलीज़ जो होते हैं वो स्प्रिंग हो रहे होते, खिल रहे होते हैं, जहाँ पे वो झुंड में होते हैं, और ऐसा लगता है मानो जैसे कि सारे जो स्नो है वो एक जगह आके गिदर हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। अब पोएट ये बताती है कि इस कैजुरीना ट्री का जो अपीयरेंस है उसके वजह से उन्हें ये ट्री प्यारा नहीं है, बल्कि उन्हें ये ट्री इसलिए प्यारा है क्योंकि चाइल्डहुड डेज़ में वो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ इस पेड़ के नीचे खेला करती थी, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिसके वजह से उन्हें बहुत सारे बचपन की जो हैप्पी मोमेंट्स थी उन्होंने अपने सिबलिंग्स के साथ गुजारी थी, वो उन्हें याद आती है, और इस वजह से ये कैजुरीना ट्री उन्हें बहुत ही प्यारा है। और जब वो अपनी बचपन की कहानियों को, कॉमरेड्स को याद करती है तो उनके आँखों से गर्म आंसू रोल डाउन हो जाते हैं, उनकी आँखों से आंसू आ जाते हैं जब भी वो अपने बचपन की कहानियों को याद करती हैं। तोरू दत्त को ये कैजुरीना ट्री की याद इसलिए आती है कि ये जो ट्री है उनके बहुत सारे बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज़ के साथ लिंक है, और जो उन्हें जब वो उस जगह से बहुत दूर रहती है, दूसरे कंट्री में भी रहती है, तो उन्हें अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करके बहुत ही कंफर्ट फ़ील होता है, बहुत ही वो अच्छा फ़ील करती हैं। और वो इस स्टैंजा में ये भी बताती है कि ना सिर्फ वो बल्कि ये जो कैजुरीना ट्री है वो भी लेमेंट करता है, वो भी विलाप करता है जो उनके सिबलिंग्स थे उनके लॉस पे, वो भी बहुत ज़्यादा विलाप करता है, ये बताती हैं हमारी पोएट तोरू दत्त। अब लास्ट स्टैंजा में पोएट इस पोअम को, इस कैजुरीना ट्री को इमॉर्टलाइज़ करती, जहाँ पे वो ये होप करती है कि इस ट्री को उसी तरह से याद रखा जाए जैसे कि यू ट्री जो कि बोरोडेल में था, जो कि वर्ड्सवर्थ ने उसे फेमस बना दिया, इमॉर्टलाइज़ कर दिया अपने पोएम के थ्रू, उसी तरह से उन्होंने भी ये पोएम कैजुरीना ट्री के बारे में लिखा है, ताकि जब उनकी भी डेथ हो जाए उन्हीं की सिबलिंग्स की तरह, तब भी इस पेड़ को, इस ट्री को उसी तरह से याद किया जाए जैसे वर्ड्सवर्थ के यू ट्रीज़ को याद किया जाता है। और ये पोअम उन्होंने अपने जो लव्ड वंस थे, अपने जो सिबलिंग्स थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करती थी, उन्हें भी ये कैजुरीना ट्री बहुत ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने इस पोअम को लिख के इस कैजुरीना ट्री को अमर करने की कोशिश की है। So thank you friends for watching my video and listening it. Please like, share, subscribe and comment.